अस्सलाम वालेकुम गाइस आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है बर्थ एस्फिक्सिया। ठीक है, उसके बाद है जॉइंटनेस और उसके बाद एक कंडीशन है हमारे पास जो है कन्वर्जेंस। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बर्थ एस्फिक्सिया को। बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं सांस का रुकना। ठीक है, दम घुटना। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग। ऑक्सीजन की कमी होना ड्यू टू फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग। हमारे पास ब्रीदिंग इनिशिएट ही नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट ही नहीं होगी ब्रीदिंग प्रोसेस, तो उस वजह से हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, इज नोन एज बर्थ एस्फिक्सिया। ठीक है, रिस्क फैक्टर हमारे पास के कौन कौन से हैं? मैटरनल अगर रिस्क फैक्टर की देखा जाए तो उसमें हाइपोटेंशन, अगर माँ को हाइपोटेंशन थी, ठीक है, तो उस वजह से अगर हमारे पास जो बच्चा पैदा होगा उसको बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, सॉरी एस्फिक्सिया हो सकता है उसको। प्रेगनेंसी जो है हमारे पास, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो तो उसमें भी एस्फिक्सिया का हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस हो अगर मदर को, ठीक है, अगर माँ के शुगर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस सूरत में भी होगा उसको। ठीक है, उसके बाद पेल्विक एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, पेल्विक एबनॉर्मेलिटीज हो तो उस सूरत में भी हो सकता है। इन्फेक्शन हो, मैटरनल हाइपोक्सिया फ्रॉम कार्डिक और पल्मोनरी डिजीज, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी। ये कंडीशंस हैं, मैटरनल कंडीशंस हैं। इन सारी कंडीशन में जब माँ इन सब कंडीशन में से किसी एक में भी सफर होगी, ठीक है, तो बच्चे को एस्फिक्सिया होगा। ठीक है, बच्चे जब पैदा होगा तो उसको सांस का मसला होगा, सांस का स्टार्ट नहीं हो पाएगी और उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, maternal hypotension, pregnancy induced hypertension, diabetes mellitus, pelvic abnormalities, infection, maternal hypoxia from cardiac or pulmonary disease, excessive use of oxytocin during delivery। प्लेजेंटा, अगर प्लेजेंटल हम रिस्क फैक्टर को देखेंगे, एब्रप्शो प्लेजेंटा, एब्रप्शो प्लेजेंटा एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास प्लेजेंटा बहुत जल्दी ही यूट्रस से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इमेच्योरली सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, तो उस सूरत में भी हमारे पास क्या होता है? एस्फिक्सिया हो सकता है। ठीक है, अगर प्रेजेंटल रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो। अगर फीटल को देखा जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स और कंप्रेशन। ठीक है, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका प्रोलैप्स हो जाता है, अब बच्चे के गले के इर्द गिर्द घूम जाती है या उसका कोई कंप्रेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है, कंप्रेस हो जाती है, तो उस वजह से भी हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है एस्फिक्सिया की। पोस्ट मेच्योरिटी नॉर्मली 38 वीक्स में हमारे पास डिलीवरी हो जाती है, लेकिन अगर उससे ऊपर हो जाए तो उसे हम पोस्ट मेच्योरिटी में कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं एस्फिक्सिया के। एनीमिया या इन्फेक्शन हो और हाइपोक्सिया ड्यू टू कार्डिक और पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, कार्डिक डिजीज तो उसमें भी हाइपोक्सिया होगा और पल्मोनरी डिजीज तो उसमें भी हाइपोक्सिया हो सकता है। और इनमें ये जितनी भी मतलब रिस्क फैक्टर हैं, ये किसी भी रिस्क फैक्टर जो है हमारे पास क्या करेंगे, ये एस्फिक्सिया काज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है अब एस्फिक्सिया की उसमें सूरत में? हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथिक हो जाएगा, आपका जो ब्रेन हो जाएगी, ठीक है, वो हाइपोक्सिया हो गया, इस्कीमिक हो जाएगा। ठीक है, हाइपोक्सिक और इस्कीमिक हो जाएगा आपका ब्रेन। ठीक है, किडनी डैमेज हो जाएंगे, कार्डियक फेलियर हो जाएगा आपका जो, ठीक है, हार्ट फेलियर हो जाएगा उसका। उसके बाद एपनिया, एपनियम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। ठीक है, उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह हो जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स एंड सेवेरिटी ऑफ एस्फिक्सिया, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं एस्फिक्सिया की जो सेवेरिटी होती है वो हम किस पे डिटेक्ट करते हैं? एपगर स्कोर से। ठीक है, एपगर स्कोर से ऐसे अपीयरेंस हम देखते हैं बच्चे की, बच्चा अपीयर कैसा हो रहा है, येलो है, ठीक है, पेल दिख रहा है या नॉर्मल का है या पिंक है, या कैसा उसका कलर है, या ग्रीन हो रहा है या वट एवर कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है, पल्स उसकी हम देखेंगे, रैपिड पल्स है, स्लो है, नॉर्मल है। ठीक है, ग्राइमिस हम देखते हैं, ग्राइमिस हम बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस को। ठीक है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल दिख रहा है, उसे मतलब उसकी मतलब उसको दर्द वगैरह की जो सूरत में हो सकता है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो ग्राइमिस का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन ही होते हैं। ठीक है, और एआर का मतलब एक्टिविटी, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। रेस्पिरेशन, आर से होगा रेस्पिरेशन ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये एपगर स्कोर है, इसकी उस पे बेस पे हम इसके जो सेवेरिटी ऑफ एस्फिक्सिया वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है,
ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास एंड मैनेजमेंट, रेगुलर फॉलो अप एंड गुड ऑब्स्टेट्रिकल केयर, ठीक है। जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो ठीक है माँ को प्रॉपर मतलब हॉस्पिटल जाना चाहिए और मतलब गायनोकोलॉजिस्ट, अच्छी सी गायनोकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, उससे मतलब प्रॉपर रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो डिलीवरी हो शुड बी इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में होनी चाहिए, ठीक है। बेबी शुड बी रिसीविंग इन क्लीन एंड वार्म एनवायरनमेंट, ठीक है। बेबी जो हमारे पास उसको बिल्कुल क्लीन, जब वो पैदा हो जाए तो उसको बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट हो और वार्म एनवायरनमेंट हो, एकदम नहीं ये पंखा चला दो, एसी चला दो, गर्मी है जी, आपको गर्मी लग रही है, वो बच्चा है, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कट डाउन विद न्यू सर्जिकल ब्लेड, अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको न्यू सर्जिकल ब्लेड से कट कर दें। सिक्रीशन शुड बी क्लीन, सक फ्रॉम बेबीज माउथ एंड नोज, जो सिक्रीशन होती हैं वो क्लीन होनी चाहिए, मतलब उसको साफ कर दिए जाए या सक कर दिया जाए फ्रॉम बेबीज माउथ एंड नोज, बच्चे के मुंह से और नाक से उसको सक करके जो बच्चे को साफ सुथरा किया जाए, ठीक है। जेंटल स्टिमुलस शुड बी गिवन टू स्टार्ट ब्रीदिंग, हल्का हल्का आप उसको जेंटल स्टिमुलाई करें, हल्का हल्का उसको आप उसको हलाएं, ठीक है, वो स्टार्ट हो रोना, क्राई करना स्टार्ट हो, ब्रीदिंग उसकी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। If child fails to breathe in a few minutes, then some injection like adrenaline or dexamethasone, sodium bicarbonate, etc. can be given, ठीक है। ये इंजेक्शन है, अगर बच्चे की ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं हो रही तो आप एड्रेनालिन दे सकते हो, डेक्सामेथासोन और सोडियम बाइकार्बोनेट का दे सकते हो। सीपीआर में भी नीडेड, अगर बच्चा मतलब आप देख रहे हो उसकी हार्ट बीट फॉल होती जा रही है तो आप सीपीआर कर सकते हो, ठीक है। गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोज से अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड देयर ट्रीटमेंट शुड बी डन अर्ली, लाइक आप मतलब प्रॉपर एक फीमेल को विजिट करवा रहे हो, ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो विजिट कर रही है और वो कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब जो डॉक्टर से बता रही कि आपकी बच्ची की ये कॉम्प्लिकेशन है या आपको ये कॉम्प्लिकेशन है, लाइक फिटल भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या मैटरनल हो सकते हैं, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ठीक है। फिनोबार्बिटोन इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ फिट्स इफ प्रेजेंट, अगर फिट्स मतलब बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिनोबार्बिटोन यूज की जा सकती है। आगे अब कन्वर्जन है, एन abnormal electrical discharge inside the brain is known as convulsion और सीयर्स, इनको हम सीयर्स बोल सकते हैं या कन्वर्जन बोल सकते हैं, किसको, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को इनसाइड द ब्रेन, ठीक है। काजेज हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, बर्थ एस्फिक्सिया, कनेक्टाइटिस, इन्फेक्शन में हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्शन है उस सूरत में आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस बच्चे में हो सकते हैं एबनॉर्मल, ठीक है, उसको सीयर्स वगैरह हो सकते हैं। इन्फेक्शंस की सूरत में हो सकता है, ठीक है, कोई बच्चे को इन्फेक्शन है लाइक सेप्टिसीमिया वगैरह है तो वो ब्लड के थ्रू वगैरह ट्रेवल करके जाएगा, ठीक है, ब्रेन में, और मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वगैरह या एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और सीयर्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रॉमा है, बच्चे को हेड इंजरी वगैरह हुई है ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, उसमें भी हो सकता है। लाइक अब कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है, नॉर्मली ब्रेन नहीं है, मतलब उसकी मतलब मालफॉर्मेशन है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है ब्रेन का, मतलब नॉर्मली नहीं बना, ठीक है। बर्थ एस्फिक्सिया हो सकते हैं। कनेक्टाइटिस हम बोलते हैं डैमेज टू ब्रेन ड्यू टू रेज लेवल ऑफ बिलीरुबिन, रेज लेवल ऑफ बिलीरुबिन की वजह से जो हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं उसको हम कनेक्टाइटिस बोलते हैं ब्रेन में, ठीक है। फीमेलियल न्यूनेटल सीयर्स, ठीक है, फीमेल न्यूनेटल सीयर्स, कनेक्टाइटिस होगा फैमिलियल न्यूनेटल सीयर्स। और लाइक आपकी फैमिली में अगर चलता आ रही है सीयर्स वाला तो बच्चे में भी हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया ये काजेज भी हो सकती हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इनसाइड द ब्रेन की, ठीक है। अब है इन्वेस्टिगेशन, आरबीएस मींस रैंडम ब्लड शुगर लेवल आप चेक करो, सीरम कैल्शियम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, सीरम बिलीरुबिन लेवल चेक करो, फुल ब्लड काउंट आप चेक करो, ब्लड कल्चर, लंबर पंक्चर, क्रेनियल अल्ट्रासाउंड, सारी इन्वेस्टिगेशन को किसी न किसी से आपको
पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है। ठीक है, क्लियर दी एयरवे एंड आईवी कैनुला आप दो। ठीक है, गिव इंजेक्शन 10% ग्लूकोज 2 cc पर kg स्टैट। ठीक है, आप ऐसा करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर द एयरवे करो, देन कैनुला पास करो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जो स्टेप है मैनेजमेंट का या ट्रीटमेंट का वो क्या है, 10% ग्लूकोज। ठीक है, लाइक आपने इस तरह दे देना 2 cc पर kg के हिसाब से। अगर 3 kg का बच्चा है तो उसमें आप कितना दोगे, 6 kg आएगा। ठीक है, 6 cc सॉरी, या 2.5 का तो 5 cc हम उसको देंगे, सॉरी नहीं, अगर वो हमारे पास 2.5 का है तो उसमें आप फिर देख लो 2 2 करते जो 4 हो जाएगा, 5 पॉइंट हाँ सॉरी 5 आ जाएगा, 5 cc के हिसाब से आएगा उसको। अगर 6 kg 3 kg वेट है तो उसमें आपको 6 cc आएगा उसका। ठीक है, इफ नो रिस्पॉन्स देन कैल्शियम ग्लूकोनेट, अगर इससे कोई ग्लूकोज रिस्पॉन्स नहीं है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दो। इफ नो रिस्पॉन्स देन आप इंजेक्शन डायजिपैम दे सकते हो, एकदम से डायजिपैम नहीं देना, वो भी डायजिम हाफ cc स्टेट देना है। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स ट्रीट आप रिपीट कर सकते हो, अगर मतलब बच्चे को फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर पढ़ रहा है तो देन फिर आप छोड़ दो, अगर नहीं पढ़ रहा तो आप फिर रिपीट करो। अगर पढ़ रहा है तो देन आप सिरप फिनोबार्बिटोन जो है इज स्टार्टेड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। उसके बाद अगर आपको मतलब एक दफा आपने डायजिपैम दी, उसके बाद बच्चे को जो सीयर्स वगैरह से कंट्रोल हो चुके हैं, देन आप सीरम फिनोबार्बिटोन दे दो। अगर नहीं है देन 10 मिनट्स अपार्ट आप दोबारा इसको दे सकते हो। ठीक है, गिव एंटीबायोटिक्स इफ सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस, अगर सेप्टिसीमिया है या मेनिंजाइटिस है तो उस सूरत में आप एंटीबायोटिक्स दे दो। ठीक है, जॉइंडिस, ठीक है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा की स्किन की या म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन बॉडी। नॉर्मल जो होता है आपको 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अगर उससे लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो येलो डिस्कलरेशन आपकी की हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन की होगी, स्किन की होगी और स्क्लेरा की होगी, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, जॉइंडिस बोलते हैं। इफ दिस अकर इन न्यूबॉर्न बेबी एज नोन एज जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न। ठीक है, अगर न्यूबॉर्न में हो जाए तो इसको हम जॉइंडिस कहते हैं न्यूबॉर्न का। ठीक है, काजेज अब इसी के हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस वो होती है जो नॉर्मली हर बच्चे को होती है। ठीक है, और नॉर्मली वो 2 to 3 डे ऑफ लाइफ होती है, सेकंड या थर्ड डे लाइफ स्टार्ट हो जाती है और 5 डे और 5 to 10 डेज में खत्म हो जाती है। ठीक है, 2 से 3 दिन में स्टार्ट होती है सेकंड डे ऑफ लाइफ में। ठीक है, और रिमेन फॉर 5 to 10 डेज, 5 से 10 दिन तक रहती है, देन खत्म हो जाती है। इट इज नॉट स्वेयर फॉर्म ऑफ जॉइंडिस, ये स्वेयर फॉर्म नहीं है। ठीक है, RH incompatibility, RH negative मदर प्लस RH पॉजिटिव इज बेबी। अगर एक माँ है, ठीक है, वो RH नेगेटिव है, ठीक है, और वो शादी करती एक बंदे से जो RH पॉजिटिव है, ठीक है, सो उसका जो बेबी पैदा होगा वो RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इस कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपका जो माँ का ब्लड होता है वो नेगेटिव होता है, बच्चे का ब्लड पॉजिटिव होता है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हीमोलाइसिस होती है, ब्लड की ब्रेकडाउन होती है, उसकी वजह से। एक मिनट गाइस, सो गाइस ये जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें हमारे पास जो मदर और बेबी का होता है, जो मदर अगर नेगेटिव हो तो बेबी पॉजिटिव हो, उसमें ये RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है और हिमोलिसिस होती है, उस वजह से हमारे पास बिलीरुबिन का फिर प्रोडक्शन होती है। ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड बेबी इज नॉट कंपैटिबल, सेम सिचुएशन आ सकती है। टॉर्च इन्फेक्शन हमारे पास होता है टॉक्सोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हो गया, ये टॉर्चिस इन्फेक्शन है। उसके बाद बाइलरी एट्रेजिया। टॉर्चिस इन्फेक्शन में टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ सकता है, रूबेला आ सकते हैं, साइटोमेगाला वायरस एंड हर्पीज वायरस। ठीक है, ये इन्फेक्शन इसमें भी हमारे पास हो सकती है, कंडीशन में आ सकते हैं, हेमोलिसिस वगैरह होगी, बिलीरुबिन वगैरह प्रोडक्शन एक्सेस में होगी।
बाइलरी एट्रेजिया मतलब स्टेनोसिस ऑफ बाइल डक्ट, अगर बाइल डक्ट की स्टेनोसिस हो रही है उसमें भी हेपेटाइटिस है या सेप्टिसीमिया है, इन सूरतों में भी हो सकता है। G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। G6PD मींस ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम है जो हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में यूज होता है, ठीक है, जो NADPH की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये NADPH की प्रोडक्शन करता है और NADPH हमारे पास कन्वर्ट करता है ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन को रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन को, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन को रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट करता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास हेमोलिसिस नहीं होती। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी आ जाए तो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन होगा, जिस वजह से हमारे पास एक्सेस में हेमोलिसिस होगी, ठीक है। क्रिगलर-निजार सिंड्रोम, ठीक है, ये भी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है वो एब्सेंट होता है लिवर में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कंजुगेशन नहीं हो सकती बिलीरोबिन की और अनकंजुगेटेड बिलीरोबिन होती है, ठीक है। अनकंजुगेटेड जो है हमारे पास वो यू कैन से कि डेंजरस बिलीरोबिन है या मतलब बुरी वाली है, और जो है हमारे पास कंजुगेटेड वो अच्छी वाली बिलीरोबिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया सीरम बिलीरोबिन, आप इन्वेस्टिगेशन में चेक करो। उसके बाद हमारे पास सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमाइनेज, SGPT मीन सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमाइनेज एंड G6PD ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ब्लड कल्चर करो, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करो, ब्लड ग्रुपिंग ऑफ मदर एंड बेबी, रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है विच इज रेज्ड इन हेमोलिटिक अनीमिया, ठीक है। उसके बाद फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट में आता है, ये एक जनरल ट्रीटमेंट है जो घर में माँ अक्सर करती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको धूप में रखते हैं शुरू के दिनों में, ठीक है। इस वजह से ये होता है कि हमारे पास जो जो होती है टॉक्सिक बिलीरोबिन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि अनकंजुगेटेड, वो कन्वर्ट हो जाती है कंजुगेटेड बिलीरोबिन में, ठीक है। और इसके बाद एक और ट्रीटमेंट जिसे हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। इसमें ये होता है कि बच्चे का आहिस्ता आहिस्ता ब्लड निकाला जाता है और उसे नया ब्लड उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है या ट्रांसफ्यूज कर दी जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से जितनी बिलीरोबिन होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर बाइलरी ट्रेजिया या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट या स्टेनोसिस है तो उसमें आप क्या करो, उसकी ट्रीटमेंट करो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई और मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह या कुछ भी हेपेटाइटिस है या G6PD डेफिशिएंसी है तो उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट करो, इनको हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। सो दैट्स इट।